हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 7 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र से संबंधित चैप्टर 5 आप लोग देख रहे होंगे, जिसका टॉपिक है, शीर्षक है, हेडिंग है वुमेन एंड एम्पावरमेंट, महिला और सशक्तिकरण। पिछले अध्याय पार्ट 4 में हमने महिला और समानता विषय पर चर्चा किए थे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग भारत में जेंडर यानी इंडिया एंड जेंडर, वुमेन इन इंडियन सोसाइटी के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमारे समाज में जेंडर की क्या भूमिका है, इन सारे छोटे छोटे टॉपिकों पर चर्चा किए थे। मुझे आशा है कि आप लोग उस वीडियो को देख करके उस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और उससे संबंधित असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिए होंगे। साथ ही साथ आपके चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी सोल्व करने का प्रयास किए होंगे। आज हम लोग अपने नए चैप्टर वुमेन एंड एम्पावरमेंट अर्थात महिला और सशक्तिकरण पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में मुख्य रूप से हम लोगों को आपका स्टेटस ऑफ वुमेन इन एंशिएंट एंड मिडिवल सोसाइटीज यानी प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति यानी और मध्यवर्ती यानी प्राचीन काल एवं मध्य काल में हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल यानी अपने देश में लगभग 300 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा, तो इस दरमियान हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति रही, कैसे उनकी स्थितियों में सुधार लाया गया, कौन कौन से मुख्य समाज सुधारक ऐसे कौन थे जो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न किया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तीसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा एम्पावरिंग थ्रू एजुकेशन यानी शिक्षा के द्वारा सशक्त महिला को कैसे पावरफुल बनाया जाए, कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, इसकी चर्चा होगी। उसके बाद हम लोगों का टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आर्थिक सशक्तिकरण। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो स्वाभाविक है वो आर्थिक दृष्टिकोण से सबल बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, तो इससे उनमें क्या होगा, एम्पावरमेंट बढ़ेगा। और सबसे लास्ट में हम लोग का रहेगा सोशल अवेयरनेस सामाजिक जागरूकता यानी जब तक हम अपने समाज में जागरूकता न लाएंगे, समाज को अवेयरनेस आगे की ओर जागरूकता समाज को आगे बढ़ाने में उनको विशेष बल नहीं देंगे, उनमें जो स्टीरियोटाइप थिकनेस है समाज में, रूढ़िवादी परंपरा जो हमारे समाज में घर कर गई है, उससे उनको नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा। तो इन सारे टॉपिकों की चर्चा हम बार बार करेंगे अपने पाठ में, अलग अलग टॉपिकों की अलग अलग चर्चा हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग अपने पाठ पर चलें। इसके लिए आप अपने सामने बुक को रखें, हम भी आपको अपने बुक से ही स्टडी करवाएंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही एक नोटबुक भी रख लीजिए ताकि कुछ वर्ड मीनिंग आपको प्रॉब्लम आ सकता है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो डिक्शनरी का सहारा ले रीडिंग करने और वीडियो देखने से पहले। तो चलिए देखें अब हम लोग कि इस चैप्टर से पहले प्रीवियस चैप्टर दैट वुमेन कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि हमारे समाज में या हमारे इस देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट, 50% महिलाएं हैं। हमारे समाज की जो स्थिति है, हमारे समाज की जो ताना बाना है, हमारे समाज की जो बनावट है, हमारे समाज की जो संरचना है, उस संरचना के कारण अभी भी हमारे समाज में महिलाओं की दोयम दर्जा प्राप्त है। महिला को द्वितीय नागरिक के रूप में माना जाता है, उन्हें सम्मानजनक स्थान नहीं प्राप्त है। वही देखिए यहाँ पर, दिस हैज स्टिल नॉट गिवन देम एन इक्वल स्टेटस इन टर्म्स ऑफ द सोशल फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी। इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री वुमेन आर स्टिल treated as secondary citizens in society. Century of social condition have led to regressive thinking अब हमारे समाज की जो स्थिति है जिसे हम
महिलाओं को समाज के दूसरे दर्जे के नागरिक मान रहे हैं, दूसरे दर्जे का स्थान दे रहे हैं, तो उसमें सुधार लाने के लिए हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा, हम अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने के लिए अब आगे बढ़े। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ आ रहा है हम लोग का स्टेटस ऑफ वुमेन इन एंशिएंट एंड मिडवाइल सोसाइटी, अर्थात प्राचीन काल एवं मध्यवर्ती काल में समाज में महिलाओं की स्थिति। देखिए, वुमेन एंजॉय द सेम सोशल स्टेटस एज मेन एंड इन एंशिएंट सोसाइटीज। वुमेन वे आर बिलीव्ड टू हैव बीन educated during this Vedic period. They had freedom to marry at the right age and also select their husband. The Rig Veda and Upanishad have mention of women sagas. The Vedic period was considered the best period of social equality for women. अर्थात हमारे प्राचीन काल में हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उन्हें पुरुषों के समान समाज में दर्जा प्राप्त था। महिलाएं शिक्षित थी। वह हमारा वैदिक पीरियड था, यानी हमारा जो एंशिएंट टाइम का वैदिक काल थी, जो आप क्लास 6 में पढ़े थे, गार्गी जिसको कहा गया था, जो राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वानों के साथ डिस्कशन करती थी, वाद विवाद करती थी, वैसी महिलाओं को गार्गी नाम दिया गया था। क्लास 6 में आपको बताया गया था। तो इससे क्या साबित होता है? उस वैदिक पीरियड में हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति काफी सुदृढ़ थी, अच्छी थी। उनको आजादी मिली हुई थी कि वो अपने जीवन साथी का चुनाव अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। इस तरह से उस वक्त समाज में यानी वैदिक पीरियड में महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त था। लेकिन लगभग 500 ईसा पूर्व जब इस देश पर मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण किए, तब हमारे इस देश की महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में पतन होना शुरू हो गया। द डिक्लाइन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन began around 500 BC and worsened the Islamic invasions. The introduction of Charitinian and Victorian standard of morality further worsened the status of women and curbed their freedom and right. यानी जब मुस्लिम आक्रमणकारी इस देश पर आक्रमण किए लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व, तो महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन आना, इस समाज में उनकी स्थिति दयनीय होना शुरू हो गया, यानी उनका पतन होना शुरू हो गया। ईसाई मिशनरी के समय, यानी उसके बाद के काल यानी मध्यवर्ती काल में, और विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी फर्दर वर्सन द स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी विक्टोरियन मानकों के आधार पर समाज में इनकी स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ती चली गई। यानी ईसाई मिशनरीज जो है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जब इस देश में आए और विक्टोरियन स्टैंडर्ड जो माना गया, उस स्टैंडर्ड में महिलाओं को द्वितीय दर्जे का स्थिति दी गई। इनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई, इनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त होती चली गई, इनके अधिकारों में गिरावट आना शुरू हो गया। The medieval period saw deterioration of the status of women when practices like sati, child marriage, jawhar, पुरोध began. समाज मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में जब गिरावट शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या बना? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जौहर और विधवा विवाह, ये सब जो था, इससे महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ? हरासमेंट माने स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई। विधवा पुनर्विवाह एवं देवदासी ऐसी प्रथा आई जिस पर प्रतिबंध लगा करके पुनः इनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन इन सब के द्वारा, यानी जितने भी ये सती प्रथा हो, देवदासी हो, इन सब के द्वारा महिलाओं का शोषण ही किया जाने लगा था इस मध्यवर्ती काल में। तो अब हम लोग देखें सेकंड, social condition were repressive and oppressive for women. In spirit this, there are instances of women who broke social norms and explained in several fields. They were warriors, princesses,
एंड क्वींस लाइक रजिया सुल्तान। उसके बाद चांद बीबी, आप अपने बुक में इन सबों का नाम देखें, नूरजहां, जीजाबाई एंड पोएट्स ऑफ देयर लाइफ जहां आरा एंड जब्बू निशार। यानी इसके कुछ ऐसे तो सामाजिक परिस्थितियां हमारे समाज की क्या दमनकारी थी, इसके बावजूद कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं को सामाजिक मानदंडों को तोड़ करके कई ऐसा एग्जाम्पल हमारे समाज में भी आए जिसमें महिलाओं ने सामाजिक मानदंडों को तोड़ करके, सामाजिक परिस्थितियों को तोड़ करके, सामाजिक अवधारणाओं को छोड़ करके आगे की ओर बढ़े, जिसमें मुख्य रूप से आपका कई नाम, जिसमें रजिया सुल्तान जो भारत की एकमात्र महिला शासिका के रूप में उभर करके आई, बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, नूरजहां, जीजाबाई, चांद बीबी, ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो कि उस वक्त की सामाजिक कंडीशन को दरकिनार करके आगे की ओर बढ़ी और समाज को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की। अब आप लोग सेकंड पेज उलटिएगा, जिसमें हम लोग देखें नेक्स्ट टॉपिक, स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों से किस रूल रेगुलेशन के आधार के, अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश कानून के अंतर्गत महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसकी अब हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अपने बुक में, द ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट चेंजिंग इन द स्टेटस ऑफ वुमेन both directly and indirectly by providing much needed support to Indian social reformers. They helped in the upliftment of women. Sati was abolished in 1929 because of the sustained effort of Raja Ram Mohan Rai. The Widow Marriage Act 1856 was the result of the crusade led by Ishwar Chandra Vidyasagar to improve the condition of widow। यानी क्या अंग्रेजों के शासनकाल में अब इनकी क्या स्थिति थी, तो इसमें क्या देखा आपने कि अंग्रेज समाज सुधारकों, अंग्रेजों के समय में कई ऐसे समाज सुधारक हुए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज में बदलाव लाने की कोशिश किए। कई ऐसे बहुत सारे थे, इसमें मुख्य रूप से 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया सबसे प्रमुख कार्य, जो अंग्रेजों को अपनी सहभागिता में लेकर के, चूंकि ब्रिटिश रूल तो ऐसी नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश शासकों को इस तरह से उन्होंने मनाया, उनके साथ समन्वय स्थापित किया ताकि वो अपने कानून में इसको शामिल करे। तो 1829 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई, जिसके मुख्य श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। उसके बाद एक और भारतीय समाज सुधारक जिनका प्रमुख रूप से नाम आता है वह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने समाज में विधवाओं की जो स्थिति देखी, क्योंकि उस वक्त बाल विवाह प्रचलित थी हमारे समाज में, एक बहुत बड़ा वो अत्याचार था महिलाओं के प्रति बाल विवाह के रूप में, और यदि कम उम्र में उस महिला के पति मर जाते हैं तो वैसी स्थिति में उसके साथ अत्याचार बढ़ जाती थी। इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजों की सहभागिता से कानून में संशोधन किया गया और 1856 में विधवा विवाह को लागू किया गया, यानी विधवा के पुनः शादी करने यानी विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया। Several missionaries and their wives pioneered the education of girls। अब इस देश में कई सारे ईसाई मिशनरी थी, संगठन थे, और उसके जो अधिकर्ता थे, कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति सब, वो और उनकी पत्नियों, इन सबों ने मिलकर के इस समाज में, इस भारतीय समाज में
जो महिलाओं की स्थिति देखी थी, उस स्थिति को सुधार करने के लिए लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास करना शुरू किया। द सोशल मिशनरीज एंड देयर वाइफ्स pioneered the education of girls. The rebellion against British saw many women warrior leading from the front. Rani Lakshmibai, Begum Hazrat Mahal, Begum of Bhopal were known for the bravery and mastery in martial arts. अब चूंकि बालिकाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया जाने लगा ईसाई मिशनरीज के द्वारा, तो कुछ क्षेत्रों में महिलाएं की स्थिति शुरू में ही क्या है कि समाज के जो दायरे थे, समाज का जो कानून था, उस कानून को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़े। उसमें से कुछ बहादुर महिलाएं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, जिसकी चर्चा हमने कुछ देर पहले किए थे, बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ भोपाल, ये सब बहुत ही बहादुर महिलाएं थी, जिन्होंने अंग्रेजों के कुछ क्षेत्रों में अत्याचार को देखते हुए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनके विरुद्ध युद्ध में पार्टिसिपेट किए। The contribution of women in our freedom struggle is remarkable and the list of these women endless. अब हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत सारी महिलाओं ने योगदान किया, जो कि भले ही कभी बहुत सारी अनगिनत महिलाओं ने योगदान दिया। उनकी योगदान की चर्चा अभी भी हमारे इतिहासों में देखने को मिलती है, जिसके बदौलत हम आज स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। अब देखें कि भाई हमारे समाज में जो रूढ़िवादी जेंडर रोल है, अभी भी हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे परिवारों में भी जेंडर स्टीरियोटाइप जेंडर है की भूमिका इंपॉर्टेंट पार्ट निभा रहा है। लड़के और लड़कियों में अभी भी शिक्षित परिवारों में भी विभेद देखा गया है। इसको अब दूर करने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को, ताकि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए आ सके। देखिए तो इस टॉपिक को, स्टीरियोटाइपिक जेंडर रोल, वुमेन हैव प्रूव्ड टाइम एंड अगेन दे कैन डू एज वेल एज मेन। महिलाओं ने यह साबित कर दिया अपने कार्य क्षमता के द्वारा कि वह पुरुषों के समान है, यानी वह इस तरह के भी काम कर सकते हैं जो पुरुष कर रहे हैं। Even today in some area of our country, women are restricted to the confines of their homes. हमारे इस देश के कुछ क्षेत्रों में अभी भी महिलाओं को निषिद्ध कर दिया गया है, यानी उन्हें एक गृहिणी के रूप में ही माना गया है। वह घर से बाहर नहीं निकल सकती है, गृहिणी के तौर पर कार्य कर सकती है। They are only seen as homemaker and even in fact see throughout the constitution grant them equality in all respect. हमारे संविधान में तो सबको एक समान माना गया है, लेकिन समाज में एक समान अभी भी महिलाओं को दर्जा नहीं दिया गया है। पुरुषों के समान उनको वह अधिकार नहीं प्रदान किए गए हैं, जिसके तहत वो दोनों एक हो सके। इस तरह हमारे समाज में क्या है, रूढ़िवादी परंपरा अभी भी हावी है। The social economic condition do not allow them to put up a firm struggle. हमारे समाज की जो आर्थिक स्थिति है उसमें वो काफी पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण उनको पुरुषों के समान भागीदारी नहीं मिल पा रही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, एम्पावरिंग थ्रू एजुकेशन, यानी शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण। एम्पावरिंग थ्रू एजुकेशन, यानी शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण। इस टॉपिक को देखें अब हम लोग ध्यान से, आप अपने बुक को देखो। The government has been making sustained effort in improve the condition of women, यानी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है महिलाओं की स्थितियों में सुधार लाने के लिए। It declared 2001 as Women Empowerment, इसलिए सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया, ताकि समाज में महिलाओं को एक पावर मिल सके, उनको सशक्त बनाया जा सके। महिला सशक्तिकरण का अर्थ, वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स मेकिंग देम कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग फुल कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स, यानी वह अपने जीवन पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण करे। यानी महिलाओं का जो जीवन है, उस जीवन पर उनका पूर्ण नियंत्रण, न कि उनके पति का नियंत्रण। पति जहां कहे वहां वो जाए, जहां कहे बोले, यानी कहने का अर्थ हुआ कि उनके जीवन पर उनकी पूर्ण
निर्भरता हो। उसके बाद देखिए सेवरल प्रोग्राम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट हैव बीन लॉन्च एट द ग्रास रूट लेवल। स्थानीय स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई सारे कार्यक्रमों कुछ क्रियान्वित किया गया ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जा सके। If we review this program, we would observe that not much has improved। लेकिन इन सब कार्यक्रमों के द्वारा अभी भी समाज में उनकी स्थिति में कोई बदलाव उतना नहीं आया है जितनी होनी चाहिए। अभी भी हम काफी आर्थिक दृष्टिकोण से चूंकि महिलाएं काफी पीछे है, इसलिए सामाजिक सोशली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसलिए समाज में अभी भी उनको काफी पीछे माना गया है। For them to realize their right, they had to make aware of them. It is possible only through education। और उनमें बदलाव कब लाया जा सकता है? जब उनकी शिक्षा में सुधार लाया जा सके। शिक्षा में सुधार ला करके ही उनको सशक्त हम बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, माने आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण स्टेजलाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ वुमेन वर्क इन इंडिया, यानी भारत की अधिकांश आबादी जो है, भारत की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि कृषि क्षेत्रों में कार्य करती है। देखें, द एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्लाइज एज मच एज 89% ऑफ द टोटल ह्यूमन फोर्स ऑफ इंडिया। यानी भारत में महिलाओं की कुल आबादी जो है उसका 89% जो एग्रीकल्चर में कार्य कर रही है, इसमें कृषि के क्षेत्र में। As most of these women work in low skill, अब चूंकि इस क्षेत्र में जो महिलाएं कार्य कर रही है वह उतनी दक्ष नहीं है, वो उतनी स्किल नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो जिस क्षेत्र में काम वो संगठित नहीं है, असंगठित क्षेत्र है, जिसके कारण उनके काम का वाजिब मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। जितना वो कार्य करती है, अगर पुरुष भी उस क्षेत्र में उतना ही कार्य करते हैं तो पुरुषों के समान उनको अभी भी उनका जो मजदूरी है वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। आप अपने गांव में भी देख सकते हैं, अभी एक पुरुष जो है आपके यहाँ काम करने के लिए आ रहा है तो लगभग 300 से 400 ले रहे हैं, लेकिन एक महिला है वही उतना ही देर काम आपके यहाँ कर रही है तो मुश्किल से आप उनको 100 to 200 रुपीज दे रहे हैं। तो क्या हुआ, अभी भी समाज में वह काफी पिछड़ी अवस्था में, काम तो वही है, लगभग काम इक्वल हो रहा है लेकिन वेजेज कम दिया जा रहा है। तो इस तरह से उनको हम आर्थिक दृष्टिकोण से जब तक सशक्त न बनाएंगे, इक्वलिटी दोनों में नहीं लाएंगे, हम महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखें हम लोग, द लैक ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस विल स्टिल मेक द डिपेंडेंट ऑन द मैन इन द फैमिली। अब वो अपने समाज में अपने पुरुष पर ही आर्थिक दृष्टिकोण से डिपेंडेंट है, निर्भर है। द की ऑफ देयर emancipation lie in the economic self-sufficiency and increased awareness of social, political and legal issue। अब सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी नीतियों के आधार पर उनको जागरूक करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। Women should be empowered and organized at the grassroots level। इसके लिए महिलाओं को संगठित होना होगा, स्थानीय स्तर पर महिलाओं को संगठित होना होगा, तभी वह आगे की ओर बढ़ सकती है। The objectives could be achieved through imparting vocational training of skill। इसके लिए उन्हें पार्शियली रूप में उनके काम को करने की जो तकनीक है, दक्षता है, उसको बढ़ाना होगा। They will help them to supplement their income during the off season, जिससे वे अपने ऑफ सीजन में भी अपने काम को, अपने लगन को, अपनी दक्षता से करेंगे तो उनमें सुधार आने की होगी। और जैसे जैसे वो स्किल होते जाएंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति में भी, माने जैसे जैसे वो अपने काम के प्रति दक्ष होते जाएंगे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होते चली जाएगी। जिसका एक जीता जागता उदाहरण हम लोग अभी गांव में जीविका के रूप में देख रहे हैं। महिलाओं का वह एक समूह है, महिला है, एक संगठन वो बना और सभी महिलाएं मिलजुल कर उसमें वर्क करती है और उससे जो इनकम होता है उसका एक समान बंटवारा वहां हो जाता है। तो आपके इस बुक में है मुख्य रूप से श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि यह एक महिलाओं का समूह है और लिज्जत पापड़ जो आप लोग खाते हैं वो कितना फेमस हो गया है, जो महिलाओं के द्वारा शुरू की गई थी।
उसके बाद है किरण मजूमदार, एक बहुत बड़ा पर्सन है इस देश की, बहुत बड़ी लीडर है समाज की। इनके द्वारा समाज में जागरूकता के जो अभियान चलाया जा रहा है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। लॉ कंसर्निंग लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट हैव बीन मेड मोर इफेक्टिव एंड प्रो वुमेन। महिलाओं को अपनी भूमि पर कंसर्निंग लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट, महिलाओं को उनकी भूमि पर अधिकार मिलने चाहिए। जो क्लास 6 में आपको बताया गया था, लैंड अवेयरनेस एक्ट या कुछ 2005 था, क्लास 6 में आप पढ़े होंगे 4th या 5th लेसन में, कि महिलाओं को उनकी अपनी पैतृक संपत्ति खास करके भूमि में एक समान अधिकार दिया गया था। वही एक्ट 2005 करके था, जिसमें पिता की मृत्यु के उपरांत घर के पुरुष सदस्यों की तरह ही महिलाओं को भी उसमें हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो गई। अब हम लोग देखें सोशल अवेयरनेस, यानी सामाजिक जागरूकता के द्वारा महिलाओं को सशक्त करना। एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग वुमेन will enable them to improve their condition, but for them to enjoy their freedom, it is important to create social awareness in message। महिलाओं को शिक्षित एवं सशक्त बना करके ही उनकी स्थितियों में हम लोग सुधार ला सकते हैं। लेकिन वे अपनी आजादी को का आनंद तभी ले सकते हैं जब समाज में सुधार आए, समाज को उनके प्रति जागरूक किया जाए, तभी महिलाएं आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से सशक्त बनेंगी। The growing crime rates against women highlight this lack of awareness। अब इस जागरूकता के द्वारा, यानी महिलाओं को सबल बनाने के लिए, उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए जब हम उनको जागरूक करेंगे तो इससे उनके प्रति जो क्राइम है उस क्राइम में भी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। सेकेंड पैसेज देखिए, वुमेन हैव कम अवेयर देयर राइट एंड आर डिमांडिंग जस्टिस एंड इक्वलिटी। कंटिन्यूअस कैंपेनिंग टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैव लीड टू द formation of new law like the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005। महिलाएं अर्थात महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। अब वे अपने न्याय और अपनी समानता को पाने के लिए संघर्ष कर रही है। इसका एक हमारे संविधान पर भी इसका प्रभाव पड़ा और इसके लिए भारत सरकार ने 2005 में वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लागू किया, जिसमें महिलाओं के प्रति घरेलू अत्याचार जो होता था, लैंगिक हिंसा जो उनके प्रति होती थी, इसको दूर करने का प्रयास किया गया और यह काफी हद तक सफल भी हुआ है। इस एक्ट के द्वारा महिलाओं के प्रति अभी भी समाज में कहीं दुराचार होता है या उसके प्रति कहीं अत्याचार होती है, तो इस एक्ट के द्वारा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश, उनको सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाती है और महिलाएं अपने अधिकार को पाने के लिए इस एक्ट का सहारा भी लेती है। और इस तरह से हमारे समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं को स्थिति में सुधार लाया गया है और उनको सशक्त बनाया जा रहा है। एम्पावरिंग वुमेन इन ए मेजर स्टेप टुवर्ड द एम्पावरमेंट ऑफ देयर सोशल स्टेटस इन सोसाइटी। और इस तरह से महिलाओं को सशक्त बना करके हम अपने समाज को भी सशक्त बना सकते हैं। अगर महिलाएं समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से सबल है तो हमारा समाज भी आज सबल हो जाएगा। समाज में भी उनकी सोसाइटी में, समाज में उनकी स्थान आगे आएगी। फॉर देम टू बी ट्रूली एमेंसिपेटेड एफर्ट have to be made in all areas, social, political and economic. It is not easy to fight century of belief, but every small step in the right direction will help in the long run। और यह माने समाज में उनकी क्या हो, आर्थिक, सामाजिक या किसी तरह से सुधार लाने के लिए एक ही दिन में यह कार्य नहीं हो सकता है। इसके लिए लंबे प्रयत्न हम लोगों को करना। वही यहाँ क्या कहा गया है, इट इज नॉट इजी टू फाइट सेंचुरी ऑफ बिलीव। यह सैकड़ों वर्षों से फाइट हो रही है, लेकिन
इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने चाहिए ताकि हम उनकी स्थिति को, उनके राइट डायरेक्शन, उनकी दिशा को सही दिशा में ले जा सके और उनको सफल बनाया जा सके। इसके लिए हमें अभी भी लंबे प्रयत्न करने की आवश्यकता है। बहुत क्षेत्रों में तो सुधार हुआ, लेकिन अभी भी नहीं देखते हैं, नई नई घटनाएं घटित हो रही है बालिकाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति। तो उनमें अभी भी हम लोगों को स्टेप दर स्टेप कदम उठा करके समाज में उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। समाज में महिला आगे बढ़ेगी तभी पुरुष अब आगे बढ़ सकता है। महिला अगर शिक्षित होगी, महिला अगर सशक्त होगी तो हमारा समाज सशक्त होगा, हमारी आने वाली जनरेशन जो होगी वह सशक्त होगी। इस तरह से यह पार्ट ये हमारा समाप्त हो रहा है, यह लेसन हमारा समाप्त हो रहा है, वुमेन एंड एम्पावरमेंट, महिला और सशक्तिकरण। तो इसका मुख्य ध्येय क्या है? महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की समाज में जो पावर है वह कैसे कमजोर हो रही है, कैसे उसको पुनः हम सबल बनाते हुए लेकर के चले। तो इसके लिए आप इस लेसन से संबंधित जो भी समरी है उसको देखें, इससे संबंधित जो असाइनमेंट है उसको आप सोल्व करें, और इस लेसन में जो क्वेश्चन आंसर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको भी सोल्व करने का प्रयास करें। विशेष बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगी तो उसमें लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।